नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अच्छे दिन का बुरा नतीजा, नाम बिल्कुल सही दिखता है। जी हां, अभी तो 4 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों के वादे पिघलने लगे हैं और जनता का भरोसा कमजोर होने लगा है। इसीलिए बिहार में जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए, उसके बाद अब उपचुनाव के नतीजे देख लीजिए। उत्तराखंड से शुरू हुआ सिलसिला उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके से आगे बढ़ा। राजस्थान में 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के हाथ में चली गईं, गुजरात में 9 में से 3 सीटें चली गईं और उत्तर प्रदेश में तो 11 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में चली गईं। था तो उपचुनाव, लेकिन दांव पर अमित शाह की शहंशाही थी, आदित्यनाथ की योग साधना, मुलायम का समाजवाद और अखिलेश की यूपी सरकार की साथ। इसलिए सभी सपने सजा के बैठे थे कि वोटर उसे ही बोलेंगे एवमस्तु। लेकिन नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी को जश्न मनाने का मौका मिल गया। पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि विकास और खुशहाली का रास्ता अपनाएं और लगातार उस दिशा में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और जनता के बीच में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यूपी में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 11 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। लोकसभा में बीजेपी का कमल कुछ इस तरह खिला कि उसके सामने न मुलायम की साइकिल चली, न कांग्रेस का हाथ। बीएसपी का हाथी तो बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। उसी जीत को उपचुनाव में भी बीजेपी दोहराना चाहती थी, लेकिन नतीजे पलट गए। यूपी के 11 विधानसभा सीटों में से 8 पर समाजवादी पार्टी जीत गई और 3 पर बीजेपी। अब जीत की व्याख्या चाहे आप जिस तरह से कीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी को अचानक लगने लगा है कि उसके विकास कार्य पर लोगों ने रजामंदी की मुहर लगा दी है। देखिए, हमारे सरकार का मुख्य एजेंडा है विकास, और विकास को लेकर के हम लोग इस चुनाव में गए थे जनता के बीच में। तो जनता ने विकास के बल पर समाजवादी पार्टी को वोट किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। जुबान पर विकास का राग, अंदर से ध्रुवीकरण का खेल। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर भी उसके महासचिव राजीव प्रताप रूडी की जुबान देखिए, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया था। मुलायम परिवार बचा रहा। मैनपुरी सीट पर मिली जीत ने लोकसभा में समाजवादी पार्टी की 1 सीट बढ़ा दी और मुलायम परिवार का 1 सदस्य। मुलायम के लोग विकास का राग अलाप रहे हैं, लेकिन ये किसको पता नहीं कि बीएसपी का चुनाव से दूर रहना समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा गया। बीएसपी बोल रही है, वैसे तो बीजेपी के लिए राजस्थान से भी अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन यूपी की हार इस मायने में अहम है कि अमित शाह के चुनाव जिताऊ अभियान की प्रयोगशाला यही उत्तर प्रदेश बनी थी और इसी यूपी की वाराणसी सीट से जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए अप्रत्याशित हैं, ठीक उसी तरह से जैसे 2012 में आम चुनाव के नतीजे थे। लेकिन इस जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी खेमे का मानना है कि अब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की टीम आने वाले 2017 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम को टक्कर देने की स्थिति में आ गए हैं। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। सच भी है, खुश तो बहुत होंगे आज मुलायम सिंह यादव। लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे उनके परिवार के ही 4 लोग जीत पाए थे। उनको जोड़कर इस उपचुनाव में विधानसभा में शानदार जीत समाजवादी पार्टी को मिली है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में मुलायम का कुनबा और बड़ा हो गया है। परिवार के 5 सदस्य, 3 पीढ़ियां। सबसे बड़ी पंचायत ने ऐसा नजारा पहले शायद ही कभी देखा हो। मोदी की हवा में मुलायम सिंह यादव का वो सपना उड़ गया था जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखती थी। लोकसभा चुनावों की मायूसी के जख्मों पर अब उपचुनाव का मरहम लग चुका है। पार्टी खुश है, कार्यकर्ता जोश में। पूरे इस प्रदेश में कार्य किया गया है। समाजवादी पार्टी की विकास की नीति आज सारी जनता के सामने आ गई है।
2012 के विधानसभा चुनावों में मिली शानदार जीत ने तो मुलायम की उम्मीदों में कई पंख लगा दिए थे। उन्हें लगा कि लखनऊ की कमान बेटे अखिलेश को सौंप दी। अब यूपी ने लोकसभा चुनावों में दिल खोलकर साथ दे दिया तो दिल्ली पर उनका राज होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो मुलायम की समाजवादी साइकिल पंक्चर हो चुकी थी। अब लोकसभा में बस परिवार का आसरा है। आजमगढ़ से खुद मुलायम सिंह यादव, कन्नौज से मुलायम की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, जालौन से मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से मुलायम के भतीजे और राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव, और अब मैनपुरी से मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव। यानी अब लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नाम पर मुलायम का कुनबा दिखेगा, 3 पीढ़ियों के साथ। कवि गोरख पांडे ने समाजवाद पर एक कविता लिखी है। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई न घोड़ा से आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। लेकिन अब मुलायम का समाजवाद पूरी तरह उनके परिवार से आएगा, 3 पीढ़ियों की पालकी पर सवार होकर। ये नए जमाने का समाजवादी लोकतंत्र है, परिवार का परिवार के लिए, लेकिन जनता के द्वारा। मुलायम मोदी का मुकाबला करेंगे यूपी में बेटे के साथ और संसद में भाई भतीजे और बहू के बाद अब पोते के साथ। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव का जिम्मा तो बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पर था, लेकिन दांव पे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की साख लगी थी। जिस यूपी में बीजेपी को सर्वाधिक सीटें दिलाकर अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में हीरो बने थे, मैन ऑफ द मैच बने थे, वहीं पे बीजेपी उपचुनाव में चूक गई। तो क्या अमित शाह की राजनीतिक शैली में बदलाव देखने को मिल सकता है? लोकसभा चुनावों में बीजेपी के मैन ऑफ द मैच अमित शाह को प्रमोशन देकर कप्तान बना दिया गया, लेकिन कप्तान साहब तो यूपी के उपचुनावों में क्लीन बोल्ड हो गए। राम भारत की आस्था के प्रतीक हैं। राम के बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। राम भारत की आस्था है, भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। वो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। और हाँ, जिस योगी आदित्यनाथ को इस उपचुनाव का इंचार्ज बनाया गया था, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उनका विस्फोटक बोल भी काम नहीं आया। अब चुनाव में हार गए तो सफाई की तरकश से नए तीर निकल आए हैं। चुनाव के जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी बातों पर निर्भर करते हैं। चुनाव कैंपेन उसमें महत्वपूर्ण होता है एक, लेकिन साथ साथ टिकट वितरण किस रूप में किया गया है और संगठनात्मक संरचना किस रूप में की गई है, यानी व्यूह रचना आपकी क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। आदित्यनाथ तो जीत के हौसले का दावा करके निकल लिए, लेकिन 2017 में यूपी फतह का मंसूबा देखने वाली बीजेपी के लिए ये झटका है। ये झटका तब और बड़ा हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की रोहनिया सीट पर बीजेपी हार गई और जल संसाधन मंत्री उमा भारती के संसदीय क्षेत्र झांसी की चरखारी सीट पर भी बीजेपी को हार नसीब हुई। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र में आने वाली लखनऊ ईस्ट पर बीजेपी अपनी नाक बचाने में कामयाब रही, लेकिन इस हार के बाद जीत की लहरों पर सवार नेता आत्ममंथन की मुद्रा में आ गए हैं। जो सर्वे आया था कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन ये जो रिजल्ट आए हैं ये निश्चित रूप से स्थानीय लोगों ने चयन में प्रक्रिया में कुछ भूलें की होंगी, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। मोदी की सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ये मीडिया चैनल में आया ही है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो लोकसभा में और सीटें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब जो स्थानीय नेता हैं, हम सबको आत्मचिंतन करना होगा कि हमसे भूलें कहाँ हो गई। यूपी के हार का असली झटका तो अमित शाह को लगा। कहां तो नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा की जीत पर पीठ थपथपाई थी, कहां विधानसभा में 11 में से बस 3 सीटें मिली। हालांकि लोकसभा के पैटर्न पर अमित शाह को भरोसा था कि जीत का कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। दरअसल लव जिहाद से लेकर मदरसे तक का मसला कुछ ऐसे उछला कि बीजेपी के तमाम नेताओं में इसे कैच करने की होड़ मच गई। कहीं योगी आदित्यनाथ, तो कहीं साक्षी महाराज, तो कहीं मेनका गांधी। सबका राष्ट्रवाद इन्हीं मुद्दों पर जाग गया। हमारे स्कूल
सरकार से पैसा लेते हैं, बल्कि अधिकांश नहीं भी लेते हैं, पर मदरसों को सबको राष्ट्रीय सहायता दी जाती है। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो, आखिरकार क्यों? ये सही है कि अब स्थानीय मुद्दों का हवाला देकर उपचुनाव के नतीजों पर पर्दा डालने की कोशिश होगी, लेकिन छोटे छोटे नतीजे ही आगे बड़ी उलटफेर करने का कारण भी बन जाते हैं। अमित शाह को भी इसका पता है। आज तक ब्यूरो। उपचुनाव में हुई हार का असर महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में पड़ सकता है। जहां महाराष्ट्र में शिवसेना का दबाव बीजेपी पर बढ़ सकता है, वहीं हरियाणा में कांग्रेस नए हौसले के साथ मैदान में उतर सकती है। यूपी बिहार में मंडल बनाम कमंडल वाली राजनीति की आहट तो सुनाई पड़ ही रही है। उपचुनावों की लड़ाई में बीजेपी का पहला जबरदस्त मुकाबला पाटलिपुत्र में हुआ। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाए तो बिहार में 10 सीटों के विधानसभा उपचुनावों में 6 पर जीत हासिल कर ली। पटना से लुटा बीजेपी का कारवां लखनऊ में और लस्त पस्त पड़ गया। मायावती चुनाव मैदान में नहीं उतरी तो समाजवादी पार्टी के हाथों बीजेपी बुरी तरह मात खा गई। सिर्फ यूपी और बिहार ही नहीं, उत्तराखंड के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस ने पछाड़ दिया। वहां विधानसभा की 4 सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें 3 पर कांग्रेस जीत गई। 9 महीने के अंदर 10 महीने के अंदर इन्होंने कोई काम शुरू भी नहीं किया, कैबिनेट तक नहीं बना पाए और खुमारी चढ़ी हुई थी, वो चढ़ी रह गई। जनता में भारी आक्रोश पैदा हुआ। उसी का नतीजा है कि जनता ने माकूल जवाब दिया चुनाव के अंदर। उपचुनावों में यूपी और बिहार में मिले बीजेपी को करारी हार क्या कुछ नए राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है? क्या फिर से मंडल बनाम कमंडल की राजनीति तेज हो गई है? क्या मंडलवादी राजनीति का साझा प्रयास कमंडल पर भारी पड़ रहा है? क्या दूसरे राज्यों में कांग्रेस फिर से खड़ी होती दिख रही है? क्या बीजेपी नेताओं का ध्रुवीकरण का प्रयास उन्हें आगे महंगा पड़ सकता है, या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति और तेज होगी? इन सवालों का जवाब थोड़ा बहुत हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में मिल सकते हैं। आज तक ब्यूरो। मोदी को इस हार से दूर करना या फिर दूसरी तरफ देखना, अगर ये होगा रवैया तो बीजेपी इस बुरे नतीजे के पीछे की कारणों को कभी नहीं समझ पाएगी। आप देखते रहिए आज तक।